गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सेफ वाटर की। सेफ वाटर का पहला जो पार्ट था आपने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका आगे का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, जो कि है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण द्वारा हम वाटर जो है वो सेफ़ कैसे करते हैं, वाटर को साफ़, पानी को साफ़ कैसे करते हैं। तो देखिए, कुएँ का मापन सबसे पहले आया आपका कुएँ का माप। कुएँ के विसंक्रमण की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है उसमें कुएँ की गहराई तथा व्यास का फुट में माप ज्ञात करते हैं। रस्सी की सहायता से ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुएँ की कितना गहरा है वो, उसका व्यास कितना है, ये सब पता करेंगे। क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें एक लेवल तक जो है वो पानी साफ़ ही आता है, क्लीन ही आता है। अगर वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है फुट में, तो वो साफ़ होगा, नहीं होगा तो हमें क्लोरीन डाल के उसे साफ़ करना पड़ेगा। दूसरा जो रीज़न है वो ये है इसका पता करने का, कि अगर हम ये पता कर लेंगे कि जो कुआँ है उसकी गहराई कितनी है और उसका व्यास कितना है, तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर कितना पानी आता है। जैसे उसका 5 फुट व्यास आप गहराई है आपकी, है ना, और अगर उसका व्यास भी 4 फुट है, तो फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना पानी आता है और उस पानी में कितना क्लोरीन डालने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कुएँ के पानी को क्लोरीनेशन करने के लिए पहले कुएँ का व्यास और उसकी गहराई का पता होना ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चल जाए उसमें पानी कितना भरा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें क्लोरीन मिक्स करके उसको क्लीन कर दें। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का मात्रा कैसे करेंगे। तो विसंक्रमण के लिए ब्लीचिंग की मात्रा हॉर्च एपेरेटस के द्वारा ज्ञात की जाती है। जल के 1000 लीटर मात्रा को विसंक्रमित करने के लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है वो हॉर्च एपेरेटस, ये एक उसकी मात्रा नापने का एक यंत्र है, एक टूल है। इससे हम करते हैं उसकी नापना, और 1000 लीटर में हम डालते हैं 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और उसको मिला के हम उस पानी को साफ़ करते हैं, विसंक्रमण करते हैं, संक्रमित रहित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का घोल कैसे बनाते हैं। तो बाल्टी में थोड़ा सा क्या लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर लेंगे। बाल्टी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर एवं थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद बाल्टी को 3 से 4 पानी से भर दिया जाता है। फिर घोल को हिलाकर 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है, जिससे चूना नीचे बैठ जाता है। और इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने के ब्लीचिंग पाउडर। आप पहले पानी नापिए, पानी नापने के बाद उसमें से थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उस थोड़े से पानी में पहले ब्लीचिंग पाउडर डालिए, अच्छे से मिलाइए और उस फिर मिलाए हुए पेस्ट को सारे पानी में मिक्स कर दीजिए। दूसरा तरीका है, आप एक पोटली लीजिए, पोटली में ब्लीचिंग पाउडर को बांध दीजिए और उस पोटली को धीरे धीरे पानी में हिला हिला के मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और पानी आपका साफ़ हो जाएगा। चूने के घोल का जल में मिलाना। चूना नीचे बैठने के बाद क्लोरीन युक्त जल को दूसरी बाल्टी में निकाल लिया जाता है। ठीक है, जब उसमें क्लोरीन मिल जाए, चूना मिल जाए, तो उसे जब चूना नीचे बैठ जाए तो ऊपर ऊपर के पानी को आप बाहर निकाल लीजिए, वो आपका क्लीन पानी होगा। फिर इस बाल्टी को कुएँ के पानी से अच्छी तरीके से मिलाया जाता है, जिससे क्लोरीन युक्त जल कुएँ के पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है। प्रक्रिया के 1 घंटे बाद हम ऑर्थोटोलिडीन परीक्षण द्वारा जल की शुद्धि का पता लगा सकते हैं। ऑर्थोटोलिडीन भी एक यंत्र है जो पता करके बताता है कि जल कितना शुद्ध है और कितना शुद्ध नहीं है। अब 2 बर्तन वाली विधि क्या है, देखिए 2 बर्तन वाली विधि की बात करेंगे तो इसमें हम 2 बेलनाकार बर्तनों का उपयोग करते हैं, जो कि एक के अंदर एक होते हैं। अंदर वाले बर्तन में 1 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर तथा 2 किलोग्राम मोटी रेत का मिश्रण होता है। दोनों पात्रों में 1 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद होता है। अंदर के बर्तन में छेद ऊपर की तरफ तथा बाहर के बर्तन में नीचे की तरफ होता है। बर्तनों को ऊपर की तरफ बंद करके रस्सी के सहारे कुएं में 1 मीटर की गहराई तक लटकाया जाता है, जिससे कि बाहरी बर्तन के नीचे वाले छेद से क्लोरीन धीरे धीरे जल में घुलती रहती है। इस उपकरण की सहायता से हम 4500 लीटर पानी को 2 से 4 सप्ताह तक के लिए रोगाणु रहित से मुक्त कर रख सकते हैं। ठीक है, ये 2 बर्तन वाली विधि है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पाउडर होगा वो आपका 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम मोटी रेत के एक छेद में डाल देंगे। अंदर के बर्तन में से छेद के ऊपर की तरफ तथा बाहर के बर्तन में नीचे की तरफ क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, बंद कर देंगे और रस्सी से बांध देंगे। कुएं में 1 मीटर की गहराई तक लटका देंगे उसको। उसके बाहर बर्तन के नीचे वाले छेद को क्लोरीन धीरे धीरे जल से घुलती रहती है। इसका उपकरण की सहायता से हम
4000 से 5000 तक लीटर के पानी को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और ये जो साफ़ पानी है उसे हम 1-2 से 4 हफ्ता तक भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 महीने तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां एवं रोकथाम देखिए कैसे हैं। जल से होने वाली बीमारियां जीवाणु के द्वारा, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, डायरिया है, पैराटाइफाइड, साल्मोनेला पैराटाइफी है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी है। ये सब क्या है? ये जीवाणु हैं। किससे होते हैं? दूषित पानी से होते हैं। भाई हैजा भी आपका दूषित पानी से होता है, टाइफाइड भी दूषित पानी से होता है, पैराटाइफाइड भी दूषित पानी से होता है, डायरिया भी आपका गंदा पानी पीने से होता है ना। और इनमें जो वायरस पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके नाम है साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये इसके नाम है, किसके? बैक्टीरिया के। जो कौन सा बैक्टीरिया है? जो कि आपके जल में पाया जाता है, जल में उपस्थित होता है। अब देखिए परजीवी द्वारा, तो परजीवी द्वारा राउंड वॉर्म, ठीक है, परजीवी द्वारा राउंड वॉर्म बैक्टीरिया आपका होता है, जो आपके पेट में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। उसके लिए आप उसको एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी देते हैं। इसके बाद वायरस द्वारा जो फैलता है संक्रमणकारी पीलिया, हेपेटाइटिस। वायरस द्वारा जो फैलेगा वो हेपेटाइटिस रोग आपका फैलेगा। जल जनित रोग जो है वो फ्लोरेसिस है, ठीक है। जल जनित रोग जो है वो फ्लोरेसिस है। फ्लोरेसिस भी आपका जल से ही फैलता है। बीमारियों की रोकथाम कैसे करना है देखिए, तो अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। सबसे पहले तो ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। गले की खराश और टॉन्सिल्स के उपचार हेतु नमक के पानी के गहरे गरारे करने चाहिए। नाक बंद होने पर गर्म पानी से स्टीम लेना चाहिए। दस्त और पेट संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए हाथ धोकर और पानी उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है। भाई जिसको पहले से बीमारी है पानी वाली, वो पानी उबाले, उसको फिल्टर करे, फिर उसको पिए। त्वचा संक्रमण और गर्मी के आक्रमण से बचाव हेतु 2 से 3 बार नहाना चाहिए। टिटनेस और संक्रमण ठंडे पानी के रोकथाम हेतु साबुन या पानी से जख्म को धोना चाहिए। फोड़े, फुंसियाँ और मुहासों के लिए नीम युक्त साबुन का उपयोग करना चाहिए। तेज बुखार के लिए उपचार हेतु शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद सिर को ठंडे पानी की पट्टी से गीला करने पर त्वचा की जलन कम होती है और बुखार उतर जाता है। आँखों में कोई वस्तु गिर जाने पर या रसायन का कुप्रभाव होने पर पानी से धोना चाहिए। तो ये सब आपको क्या करना है? बीमारियों से बचने के लिए उपाय करने हैं। अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, टाइम टाइम पर हाथों को धोना है, मुँह को धोना है, दिन में 2 से 3 बार नहाना है। अगर आप बीमार हैं तो पानी को गर्म करके फिर उसको छान के फिर उबाल के पीना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए कुओं के प्रकार, तो ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति के मुख्य आधार कुएं होते हैं। कुओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तकनीकी आधार पर और निर्माण के आधार पर, ठीक है। कुओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ग्रामीण के आधार पर और तकनीकी के आधार पर और निर्माण के आधार पर। तकनीकी के आधार पर कैसे किया गया है देखिए, इस आधार पर कुओं को 2 प्रकार से बांटा गया है, शॉलो वेल, सैलो वेल। सैलो वेल होते हैं कि मतलब वो ना ज़्यादा गहरे होते हैं ना ज़्यादा उथले होते हैं। तो भारत में अधिकांश कुएं उथले प्रकार के होते हैं। इस प्रकार पानी कम कठोर होता है, इनमें जल की मात्रा कम होती है तथा जल गर्मियों में सूख जाते हैं। उथले शब्द का संबंध कुएं की गहराई से नहीं परंतु गहरी मिट्टी के नीचे पानी के मिलाने पर निर्भर होता है, जो कि 10 से 30 फुट तक हो सकता है। इनमें जल प्रदूषण की संभावनाएं अधिक होती हैं। ये शैलो वेल की हो रही है, मतलब जो ज़्यादा उथला होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा आपका कि जल की मात्रा कम होगी, ठीक है। गर्मियों में पानी सूख जाएगा, ठीक है। जो भी उथले शब्द का संबंध कुएं की गहराई से नहीं है परंतु गहरी मिट्टी के नीचे पानी के मिलने पर वो ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है, जो 10 से 30 फुट तक हो सकता है। डीप वेल की बात करें, डीप वेल मतलब गहरा कुआं। तो भारत में गहरे कुएं का संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, कम संख्या में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो खेत खलिहान होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। इनका पानी उथले कुएं की अपेक्षा कठोर ज़्यादा होता है। इनमें जल पर्याप्त मात्रा में रहता है तथा जल आपूर्ति का भी नियमित रहता है। इन कुओं की गहराई 50 से 200 फुट तक पाई जाती है। इनका जल अधिक शुद्ध होता है, ठीक है। भाई जब इतना गहरा फुट होगा, 500 से 200 फुट तक नीचे पानी गहरा होगा, तो वो कैसा होगा? शुद्ध। क्योंकि हमारी पृथ्वी के नीचे कौन सा पानी स्टोर होता है? बारिश का पानी कौन सा होता है? शुद्ध पानी होता है। तो ये पानी आपका शुद्ध होता है। निर्माण के आधार पर देखिए, निर्माण के आधार पर भी कुओं को 2 वर्गों में रखा गया है, खोदे गए कुएं और नलकूप, ठीक है। निर्माण के आधार पर भी 2 भागों में रखा गया है। तो खोदे हुए कुएं जब हम बात करेंगे तो यह कच्चे और पक्के हो सकते हैं। कच्चे कुएं आकृति में छोटे व बड़े हो सकते हैं। इनमें जल की मात्रा कम पाई जाती है तथा इनकी खुदाई में भी कम श्रम लगता है। पक्का कुआं का निर्माण ईंट, पत्थर, सीमेंट से किया जाता है। पक्के कुओं का जल भी सदूषित होता है परंतु निर्माण विधि में कुछ परिवर्तन करके इसको शुद्ध बनाया जा सकता है, जैसे कि सीढ़ी, दर, कुएं, बावड़ी आदि, ठीक है। ये सब क्या है? खोदे हुए कुएं के एग्जाम्पल्स हैं।
नलकूप की बात करेंगे ट्यूबवेल की, तो इसका निर्माण बोरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। इसमें भूमि के पाइप डाले जाते हैं तथा विद्युत मोटरों द्वारा जल ऊपर खींचा जाता है। आजकल ये पेयजल के मुख्य स्रोत होते हैं। इनकी दीर्घ समय तक जलापूर्ति के लिए काम में लिया जा सकता है। जो हम खेतों में कुएँ लगाते हैं और घरों में जो हम सबमर्सिबल और नलकूप लगाते हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है। आदर्श कुएँ देखिए, आदर्श कुएँ क्या होते हैं? वह कुआँ आदर्श माना जाता है जो उपयुक्त स्थल पर अच्छी तरह से निर्मित हो, मतलब सही जगह पर निर्मित हो, जहाँ पानी का जो स्तर है वो अच्छा हो, साफ हो, है ना, जिसे जल की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका जल सुरक्षित तथा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसे आदर्श कुआँ कहते हैं। जिसका पानी सबसे अच्छा होता है, जिसका पानी आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है और जिसका पानी सुरक्षित होता है, कीटाणु रहित होता है, उसको आदर्श कुआँ कहते हैं। आदर्श कुएँ की विशेषता क्या है? देखिए, स्थल सबसे पहले तो, ठीक है। आदर्श कुएँ ऊंची सतह पर आवासीय परिसर के निकट तथा प्रदूषण के स्रोत से उचित दूरी पर होने चाहिए। दीवार, आदर्श कुआँ कम से कम 20 फुट गहरा होना चाहिए। इसकी दीवार ईंट पत्थरों, ऐसा ना हो कि इसमें मिट्टी आ रही है आपकी खोद के, ठीक है। इसकी दीवार ईंट पत्थरों और सीमेंट से बनाई जानी चाहिए ताकि दीवारों से जल रिस कर कुएँ में ना गिरे, ठीक है। और मुंडेर क्यों बनानी चाहिए? देखिए, ज़मीन से कम 2 से 2.5 फुट की ऊंची पर कुएँ के चारों तरफ मुंडेर बनाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेलिंग। क्यों बनानी चाहिए? ज़रूरी है ताकि कुएँ के ऊपरी सतह का पानी बहकर वापस कुएँ में ना गिरे, तथा मुटेर सुरक्षा का कार्य भी करता है और बाहर से गंदगी भी कुएँ में नहीं जाने देता है, कीटों को भी नहीं जाने देता है। चबूतरा क्यों बनाना चाहिए? देखिए, चबूतरा मुंडेरों के साथ ही सीमेंट, कंक्रीट और पत्थरों की पक्की चुनाई का एक चबूतरा भी बनाया जाता है। यह कुएँ के चारों तरफ 6 फुट गोलाई में फैला होता है। इसमें पर्याप्त ढलान भी होते हैं, ठीक है। ये चबूतरा बनाना भी ज़रूरी है, मुडेर बनाना भी ज़रूरी है, उसके आसपास रेलिंग बनाना भी ज़रूरी है, कुएँ का 50 से 200 फीट तक नीचे होना भी ज़रूरी है, तब जाके आपको कहीं साफ़ पानी मिलेगा। साफ़ पानी आपके जीवन का आधार है। साफ़ पानी पीने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साफ़ पानी पीने से, साफ़ पानी यूज़ करने से आप जो है अपने आसपास का वातावरण साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें लिख सकते हैं कि पानी की बचत करना चाहिए, अननेसेसरी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखना चाहिए। तो ये आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये है आपका दूसरा पार्ट, आपका सेव वाटर का। ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट।